नमस्कार। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं को दूर करेंगे। आप भी इस खास प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सबूत से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ ही सबूत या साक्ष्य से जुड़े कानूनी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। कोर्ट में जब मुकदमा दर्ज होता है तब वकील द्वारा आईपीसी और सीआरपीसी का इस्तेमाल करके मुकदमे को कोर्ट में पेश किया जाता है। दरअसल आपको बता दें, ये पूरी प्रक्रिया आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण अधिनियम का प्रयोग वकील और कोर्ट द्वारा किया जाता है, जिससे किसी मामले की सच्चाई के बारे में जाना जाता है। आपको साक्ष्य या सबूत, आम बोलचाल की भाषा में कहा जा सकता है, साक्ष्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सभी प्रकार की धाराओं का जिक्र भी है। इसके अंदर कौन कौन सी धाराएं होती है वो भी आज हम आपको बताएंगे। साक्ष्य कानून का सामान्य सिद्धांत ये है कि हर गवाह तथ्य का साक्षी होता है, राय का नहीं। इसका इस्तेमाल ये है कि इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो कि किसी अदालत के समक्ष गवाह के रूप में पेश होता है, वह न्यायालय को केवल उन तथ्यों के बारे में ही बताने का हकदार है जिन तथ्यों के बारे में उसके पास उसका व्यक्तिगत ज्ञान है, ना कि ये बताने का कि उन तथ्यों के बारे में उसकी क्या राय है। अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बात करें तो इसके अंतर्गत भी सामान्य नियम ये है कि एक गवाह को ये अनुमति अवश्य दी गई है कि वह या तो किसी मुद्दे से संबंधित तथ्य के बारे में बता सकता है, लेकिन उस तथ्य से जुड़ी उसकी राय क्या है इस पर न ही अदालत ध्यान देती है और न ही इस बारे में गवाह को बोलने का हक है या फिर यूं कहे कि अनुमति होती है। साक्ष्य अधिनियम का यह सिद्धांत आपराधिक और सिविल दोनों मामलों में लागू होता है। जाहिर है किसी मामले में एक न्यायाधीश के अलावा जिसके द्वारा उस मामले में अंतिम फैसला सुनाया जाना है, किसी भी व्यक्ति की राय को एक नियम के रूप में उस मामले के फैसले के लिए अप्रासंगिक माना जाता है। सबूत से जुड़ा हुआ ये और भी पहलू है और इस वक्त आपको बता दें कि जो सबूत है उस पर ही आज हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा सवाल है वो सवाल आपको बता देते हैं। सवाल यही कि सबूत से जुड़ा क्या है कानूनी पहलू, आप हमसे जान सकते हैं। कानूनी जानकार से सबूत से जुड़ी जानकारी आप ले सकते हैं। जी हाँ, तो कानूनी सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन करिए, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है 7065013841। दूसरा नंबर हमारा है 8377009636। तो नीरज जी, सबसे पहला सवाल यही है कि कानून रूप से सबूत की परिभाषा क्या है, ये बताइए। सबूत क्या होते हैं और क्या है इसकी परिभाषा? जी, सबूत एक एविडेंस एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ वर्ड का इस्तेमाल होता है। सबूत की जो बर्डन ऑफ प्रूफ की जो सबूत की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 101 एविडेंस एक्ट में निहित है जी। उसके तहत ये होता है कि मान लो आपने कहा कि भाई किस व्यक्ति ने फला व्यक्ति का मर्डर किया है, मैं आपको क्रिमिनल एक्ट पे ही जाके बताता हूँ। तो सिर्फ इतना कहना मात्र ही सफिशिएंट नहीं है कि फला व्यक्ति ने मेरे पिताजी का इसका मर्डर कर दिया या मुझे चाटा मार दिया। आपको उसके लिए एक एविडेंस ये भी देना पड़ेगा कि भाई किसके सामने मारा, क्या था, क्या सर्कमस्टांसेस थे। ऐसे ही अगर हम सिविल मैटर्स में जाते हैं और मैंने कहा कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी को इतने टाइम से पजेस कर रहा हूँ, मेरे पजेशन में है, मैं इसको ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो मुझे उसके लिए कोर्ट में जब भी मैं किसी सूट के लिए जाता हूँ तो मुझे प्रूफ करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट शो करना होता है कि भाई ये इतने टाइम से ये मेरे पोजीशन में, म्यूटेशन मेरे नाम है, ये मेरे नाम है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये दैट इज कॉल्ड प्रूफ। जी नीरज जी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से साक्ष्य होते हैं, कितने तरह के होते हैं, समझाइए हमें जरा। देखो, बेसिकली अगर हम क्रिमिनल लॉ में जाते हैं तो साक्ष्य दो ही तरीके से होता है, एक डायरेक्ट एविडेंस और एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जी जी।
फिर जब हम सिविल उसमें जाते हैं तो साक्ष्य का प्रकार थोड़ा सा बदल जाता है, एक ओरल एविडेंस भी आता है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आता है। जैसे अभी मैंने सबूत पर बात की थी कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है तो मुझे इसका प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई इसकी लीज मेरे नाम है, या मेरे फादर ने इसे मेरे नाम वसीयत किया है, ठीक है, या ये प्रॉपर्टी मैंने फला व्यक्ति से परचेज किया, इसकी ये सेल डीड है, रजिस्टर्ड डीड है मेरे पास। ठीक नेहा जी, अगर हम क्रिमिनल केस में जाते हैं तो उसके लिए हमें डायरेक्ट एविडेंस होता है कि भाई ए ने कहा कि भाई ए ने बी का मर्डर कर दिया। तो एक तो डायरेक्ट एविडेंस ये हो गया कि भाई इसका आई विटनेस है कि इसने इसको गोली मारकर हत्या कर दी और इसका आई विटनेस ये है, इसके चर्रे लगे, तो ये एक एविडेंस हो गया तो भाई फला व्यक्ति के सामने उस व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो ये जो साक्ष्य के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ एविडेंस, ये 3 ही प्रकार का मोस्टली होता है जो कोर्ट में यूज होता है। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक ओरल एविडेंस, एक डायरेक्ट एविडेंस, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जी नीरज जी, ये जानना चाहेंगे, देखिए ये हमें बताइए कि सबूत के कितने प्रकार होते हैं, ये तो आपने हमें बता दिया है। अब ये समझाने की कोशिश करिए कि इसको कितना वेटेज दिया जाता है, क्या भार होता है इसका। तो अगर हम अपने कोई भी केस हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे वो सिविल मैटर हो, दोनों ही मैटर में हमें ये प्रूव करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि ये अगर ये प्रॉपर्टी मेरी है तो किस वजह से मेरी है। या तो इसकी सेल डीड मेरे फेवर में, मैंने इसे किसी से परचेज किया है, या पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो ये फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे हाथ में आई, या ये फादर की सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है तो अगर किसी ब्रदर को या सिस्टर को नहीं जाए तो उन्होंने मुझे इसकी वसीयत मेरे नाम की या गिफ्ट डीड से मेरे नाम आई। तो ये एविडेंसेस आपको सिविल केसेस में काम आएंगे। लेकिन जब आप क्रिमिनल केसेस में जाएंगे तो वहाँ डायरेक्ट एविडेंस होगा और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा। डायरेक्ट एविडेंस ये भाई किसी ने किसी के घर में घुसकर किसी की हत्या कर दी या पिटाई कर दी या ये सारी चीजें कर दी, तो उसके विटनेसेस होंगे कि भाई मेरे सामने इस व्यक्ति ने इसको चांटा मारा, या मेरे सामने इस व्यक्ति ने इसको गोली मारी, या मेरे सामने इस व्यक्ति ने इसको चाकू से प्रहार किया। तो ये डायरेक्ट एविडेंस हुआ। एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है क्रिमिनल लॉ के तहत। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है कि भाई ए ने बी को इस वक्त तक शाम को 4:30 बजे तक ये इसके साथ था, उसके बाद से बी गायब है, उसका कोई पता नहीं लग रहा है जी। 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो इस केस में डायरेक्ट एविडेंस नहीं होंगे, इसमें सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होंगे कि 4:30 बजे के बाद ए के साथ इसको लास्ट सीन, जिसे कहते हैं लास्ट सीन थ्योरी, कि लास्ट समय किसके साथ देखा गया। तो ये सर्कमस्टेंस पर डिपेंड करेगी सारी थ्योरी, और इसमें सर्कमस्टेंशियल थ्योरी होगी, टाइम थ्योरी होगी, लास्ट सीन थ्योरी होगी, ये सारी थ्योरियां उसमें आएंगी और ये सारे सर्कमस्टेंसेस को एक साथ करते हुए तब कोर्ट इसको एग्जामिन करेगा कि क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतने साउंड हैं। और नीरज जी जाहिर तौर पे सबूत की महत्वता हम आगे भी समझते रहेंगे, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश से हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गई हैं, डिम्पल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिम्पल जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, क्या हमारी वहाँ से कोई हेल्प हो सकती है जिससे हमको न्याय मिल सके? ऐसा उम्मीद लगा के बैठे हैं हर जगह पे। जी, किस तरह के न्याय की आप बात कर रही हैं, आप थोड़ा तफसील से बताएं। मतलब न्याय की एक औरत के साथ जो हो रहा है, जो कर्म, जो पाप, जो मेरे साथ मानसिक तौर पे जो टॉर्चर हो रहा है, शारीरिक तौर पे जो टॉर्चर हो रहा है, घर से बार बार निकाला जा रहा है, जो हमारे बच्चे हैं हमारे साथ में, शादी के अभी 7 साल हो रहे हैं, तो बताइए इसमें औरत जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे? जी, औरत को न्याय मिलना चाहिए ना। औरत को न्याय मिलना चाहिए, और ये न्याय कानूनी तौर पर कैसे मिल सकता है नीरज जी? जी, कानूनी तौर पे हम देखिए थाना में चले गए, विधायक के पास चले गए, सांसद के पास चले गए, कोई हमारी कोई भी सुनने को कुछ तैयार ही नहीं हो रहा है। ठीक है डिम्पल जी, तमाम जगह जा चुकी हैं लेकिन कहीं से राहत नहीं मिली। अब कानूनी तौर पर किस तरह से राहत मिल सकती है अगर कानून का दरवाजा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी तो? नहीं, डिम्पल जी को ये बताना पड़ेगा कि किस केस में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इनकी समस्या क्या है,
क्या ये मैरिड वुमेन है, क्या ये अनमैरिड वुमेन नहीं, है। उनका यही कहना है कि वो मैरिड वुमेन है, उनके बच्चे हैं, उनको बार बार घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसे केस में किस तरह से वो अदालत जा सकती हैं, कैसे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं? जी हाँ नेहा जी, मैं इसका आंसर देता हूँ। ये एक्चुअली ये कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जी जी ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत पेरेंट्स के, इवन बुजुर्ग पेरेंट्स के भरण पोषण की जिम्मेदारी बच्चों पर होती है। अगर वो नहीं करते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ये फैमिली परिवार न्यायालय में अपना परिवार पेश कर सकती हैं और न्यायालय इनको जरूर न्याय देगा। और इस केस में जब बच्चे छोटे होते हैं, एप्लीकेशन प्रूव करनी होगी। जी, इस केस में जब बच्चे छोटे होते हैं और विवाहिता को, या फिर यूं कहें कि जिनके 2-4 बच्चे भी हैं, उनको भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है, सब बच्चे छोटे हैं, ऐसे केस में किस तरह से कानूनी सहायता मिल सकती है नीरज जी? हाँ, इसमें तो इन्हें इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। जब बच्चे माइनर होते हैं तो इन्हें बाहर कौन निकाल रहा है? इनका हस्बैंड, इनके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या सारे इन लॉज मिलकर इनको बाहर निकाल रहे हैं जी। तो उस केस में इनको एक FIR रजिस्टर करनी पड़ेगी थाने में कि भाई ये प्रॉब्लम है मेरे साथ मारपीट हो रही है, मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाला जा रहा है, या विद इन 7 years ऑफ मैरिज है तो प्रोहिबिशन ऑफ डोरी एक्ट भी वहाँ इन्वोक होता है 3/4। तो ये सारी इन सेक्शंस के तहत इन्हें थाने में FIR करनी पड़ेगी एंड देन दे कैन मूव टू द कोर्ट। इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें निकल के आएंगी। पुलिस कई बार कॉन्सिलिएशन प्रोसेस का भी इस्तेमाल करती है आजकल, तो वो भी काउंसलिंग भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। कोर्ट में और किस सिचुएशन में सबूत पेश करने की जरूरत आती है? चलिए, लगता है नीरज जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तफसील से चर्चा करना चाहते हैं, या फिर ऐसी कोई समस्या आपकी है जिसमें आप कानूनी सहायता लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई ऐसा विशेषज्ञ जो आपको कानूनी तौर पर बता सके कि आपको किस रास्ते पे जाना है, कैसे आगे जाना है, क्या आपको अपनी जिंदगी में करना है, कैसे करना है, और अगर आप किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको आगे कौन सा रास्ता अपनाना है, आप हमें कॉल करके अपनी समस्या का निदान करवा सकते हैं। नीरज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस सवाल को मैं आपसे पहले पूछ रही थी कि कब ऐसी सिचुएशन आती है जब कोर्ट के सामने सबूत को पेश करना पड़ता है, कैसे सिचुएशन आती है? सबूत को प्रोसेस है पूरा, एक लीगल प्रोसेस, तो शायद मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल। पर जब कोर्ट ट्रायल के लिए तैयार हो जाता है केस, तो केस में एविडेंस होते हैं। तो पुलिस जैसे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होंगे, ये कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब ट्रायल चल रहा होता है तो कोर्ट एक विटनेस को एग्जामिन करता है, जिनको भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, और उस एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस है वो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 137 से 145 तक होती है, जिसमें चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ यानी विटनेस का पूरा वर्जन आएगा, फिर देन क्रॉस एग्जामिनेशन एक प्रोसेस आएगी, देन क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर कुछ बचता है तो उसमें री एग्जामिनेशन के लिए भी एक एप्लीकेशन मूव हुई, तो विटनेस को री एग्जामिन भी किया जाता है। तो विटनेसेस को एग्जामिनेशन इन चीफ से लेके री एग्जामिनेशन तक की जो प्रक्रिया है, ये इस ट्रायल में जो कुछ एग्जामिन होने से जो कोर्ट समझती है कि भाई क्या जस्टिफुल है, क्या है न्यायपूर्ण है, उसको कोर्ट अपने जजमेंट में डिलीवर करती है जी। तो प्रोसेस ये है। ठीक है नीरज जी, ये भी समझाइए हमें कि कई बार ऐसा भी होता है कि गलत सबूत भी कोर्ट में पेश कर दिए जाते हैं, चाहे जल्दबाजी में कहें या फिर यूं कहें कि सही सबूत नहीं मिलने के अभाव में गलत सबूतों को पेश किया जाता है। गलत सबूत पेश करने पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है? IPC की सेक्शन 201 वो कहता है कि आप कोई साक्ष्य को, एविडेंस को नष्ट करते हैं या कोई फॉल्स साक्ष्य कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे केस में वही
मान लो कोई कैपिटल पनिशमेंट का केस है और वहां अपने साक्ष्य को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है या फॉल्स एविडेंस देने की कोशिश की है, तो उसमें पनिशमेंट का भी प्रोविजन है। और ये प्रोविजन कैपिटल पनिशमेंट के केस में मीन्स डेथ की, जहां डेथ पेनल्टी होगी वहां ये पनिशमेंट अप टू 7 years होता है 201 के तहत। अगर किसी केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या अप टू 10 years का पनिशमेंट है, तो ऐसे केस में फॉल्स एविडेंस देने के लिए या एविडेंस नष्ट करने के लिए 3 साल तक के पनिशमेंट का प्रोविजन है इंडियन पिनल कोड में। जी जी जी, ठीक है। कई बार ऐसा भी सुनने में आता है नीरज जी कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है, तो ऐसी सिचुएशन में कब, पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कब ये सिचुएशन आती है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, और अगर ऐसा किया भी जाता है तो कानूनी तौर पर किस तरह से कार्रवाई हो सकती है ऐसे व्यक्ति, ऐसी संस्था, ऐसे किसी भी शख्स के खिलाफ जो कि कानून से या फिर यूं कहें कि कानूनी साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है या फिर उस साक्ष्य से जो कि अदालत में पेश करने हैं? ये कोर्ट को पूरा राइट है। अगर कोर्ट को कहीं शक होता है कि इसमें ये है तो उसका फर्दर री इन्वेस्टिगेशन भी करा लेती है। और किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ करना, साक्ष्य को नष्ट करना या गलत साक्ष्य देना, ये सारी की सारी कैटेगरी सेक्शन 201 में डिफाइन है। तो उसमें 201 IPC ही लगेगा इंडियन पेनल कोड। जी जी जी। दूसरा सवाल जो आता है, जो आप कहना कि शायद जो मैं समझ पा रहा हूँ, कहीं आप होस्टाइल विटनेस की तरफ तो नहीं जा रही हैं। तो होस्टाइल विटनेसेस क्या है? जी जी जी, कि भाई एक बार प्रोसिक्यूशन में उसने कह दिया कि यस ये जुर्म इस व्यक्ति ने किया है, ये ऑफेंस इसने कमिट किया है। जब वो कोर्ट में एग्जामिन हुआ तो उसने उससे डिनाई कर दिया, तो भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सब गलत तथ्यों पे आधारित है। तो होस्टाइल विटनेसेस के केस में ये सारे का सारा जो विटनेस जो सेक्शन 137 एविडेंस एक्ट से 145 एविडेंस एक्ट तक डिफाइंड है। तो जब विटनेस होस्टाइल हो जाता है तो ऐसे केस में कोर्ट क्या करती है कि जो जहां तक उसका वर्जन प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट करता है उतना ही उसके एविडेंस की एडमिसिबिलिटी कोर्ट में होती है, कानून में उतना ही ग्राह्य है। उस जहां से वो एक्यूज्ड को फायदा करता है वो उसका एविडेंस का जो वर्जन का जो पार्ट है वो कानून में ग्राह्य नहीं है। जी जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी। आपने बहुत तफसील से हमें बताया कि सबूत आखिर कब और कितने जरूरी होते हैं और कब सबूत पेश करने की जरूरत आती है, सबूतों से छेड़छाड़ करने पर किस तरह की सजा हो सकती है और सबूत ना पेश करने पर आखिर किस तरह कोर्ट का रुख बदल सकता है। तो जाहिर तौर पर सबूतों की बहुत अहमियत होती है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि आज हमने तफसील से जाना। और कुछ खास दर्शक भी हमारे साथ जुड़े जिनकी हमने कानूनी तौर पर बताया कि किस तरह से वो किस ट्रैक पर चल सकते हैं और किस तरह से अपनी खुद मदद कर सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन में अभी फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।